वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बता दूं अपना एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट आ चुका है। ओके, और जिन भाइयों का हो गया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मेहनत करें, कहीं ना कहीं जो चूक हुई है उनको वापस उन मिस्टेक को रिपीट ना करें और अपनी तैयारी करते रहें। तो अगर जिनका रिज़ल्ट नहीं निकला है, अगर उनको बता दो कि रिज़ल्ट कैसे निकालना है, और उसी के साथ ये बता दूं कि न्यू कैलेंडर भी अपना जारी हुआ है एसएससी का, कि नई वो एग्ज़ाम आने वाली है, वो कितनी तारीख को एग्ज़ाम होगी, या फिर आने वाली कोई भी वैकेंसी है उसका फॉर्म कब फिल होगा। तो इसके बारे में जानकारी है, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें कहाँ से ये जानकारी मिलेगी। तो आप गूगल पे जाइएगा सबसे पहले, और गूगल पे जाने के बाद सर्च करिएगा एसएससी, इतना ही लिख देना बस आप एसएससी, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और सर्च बार पे क्लिक कर देना। ठीक है, एसएससी डाल के तो सबसे पहले आपके सामने ये खुलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, सबसे ऊपर आएगा फर्स्ट में, इस पर क्लिक करना आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे। तो आपको देखो ये यहाँ पर पूछ रहा है लॉगिन, यूज़र नेम और पासवर्ड। जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। हाँ दोस्तों, देखो मैंने पासवर्ड और ये कैप्चा भर दिया है। जैसे आप इस लॉगिन पे क्लिक करोगे आप, तो ये खुल जाएगा आपके पास ओपन, और देखो यहाँ पर आ गया है सबसे पहले। ठीक है, ये मेरा नाम आ गया प्रदीप कुमार यादव। ठीक है, और आप कुछ नहीं करना, आप जाना रिजल्ट पे क्लिक करना है यहाँ पर। ओके, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है रिजल्ट, यहाँ पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुलेगा। ठीक है, और अदर्स पे क्लिक करना आप, ये बी अदर्स पे लिखा हुआ है। तो देखो ये मल्टी का आ गया, देखो फर्स्ट में आप जैसे ही अदर पर क्लिक करोगे ऊपर देखो ये CGL CHSL ये सभी लिखा हो, इसी में देखो नीचे अदर्स लिखा हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऊपर देखो ये तारीख लिखी हुई है 2 तारीख 2/9/2023, और फर्स्ट में लिखा है और ऊपर लिखा है मल्टीटास्क, है ना, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार के लिए। और जैसे आप इसको घुमाओगे लास्ट में तो देखोगे आप इधर चलते रहना, और यहाँ पर आ जाएगा देखो ये क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये रिजल्ट का है, ये रिजल्ट का। ओके, अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास PDF खुल जाएगी, और आप अपना नाम देख लेना। ठीक है, जैसे कि मैं अगर PDF को खोलूँ, अगर आपको बता दूँ तो ये भी स्क्रीन पे नहीं खुल रही, लेकिन मैं PDF, आप यहाँ से क्लिक करना और PDF खुल जाएगी आपके पास। ठीक है, जैसे PDF खुलेगी तो आप अपना नाम और रोल नंबर देख लेना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कुछ नहीं करना, आप वापस जाना, थोड़ा सा बैक जाना और होम पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही होम पर क्लिक करोगे आप, तो ये देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है मल्टीटास्क का, यहाँ पर क्लिक करो तो वो नीचे लिखा हुआ है डिक्लेयरिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की लिस्ट डाली हुई है, तो किन किन का हुआ अपना लिस्ट में नाम देख लेना। उसी के साथ देखो एक ऊपर लिखा हुआ है ये एग्ज़ाम कैलेंडर, ऊपर देखो चंद्रयान से ऊपर है कि एग्ज़ाम कैलेंडर। आप यहाँ से क्लिक करना, नई एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा आपको कि कौन सी एग्ज़ाम कब होने वाली है। ठीक है, तो ये था कुछ अपडेट अपना एसएससी ने जो रिज़ल्ट डाला था एसएससी का उस बेस पे। और ये एग्ज़ाम कैलेंडर ज़रूर ध्यान रखना कि कौन से एग्ज़ाम कब आने वाली है, कब इसका फॉर्म फिल होगा, और कब इनका रिज़ल्ट आएगा। तो ये सभी ऑलरेडी एसएससी अपडेट पहले ही दे देती है। तो चलिए, ये था अपना रिज़ल्ट से रिलेटेड कुछ। तो अब बात करते हैं अपने कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो हाँ, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि पहला क्वेश्चन देखो, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व स्थल। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पुरातात्विक जो महत्व के नाम से कुछ स्थल है जम्मू कश्मीर में, इनमें से कौन सा है। तो पहला है वाटकल, B है मस्की, C है ब्रह्मगिरी, और D है बुर्ज होम। तो इनमें से बताओ आप। तो देखिए, तो इनमें से बुर्ज होम
एक जम्मू कश्मीर में स्थित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और ये नवपाषाण से रिलेटेड है। ठीक है, नवपाषाण से लिख देता हूँ मैं, ये नवपाषाण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिल गया, पूछ लेगा कई बार कि डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो याद रखना परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो परमाणु तो क्या संयोजित होते हैं परमाणु को बनाने के लिए, प्रोटॉन, अणु, न्यूट्रॉन या फिर यौगिक। तो आपको बता दूं, संयोजित जैसे परमाणु जब संयोजित होता है, सभी परमाणु संयोजित होते हैं तो उनका जो अनुपात निकलता है ना वो यौगिक के रूप में आता है। ठीक है, यौगिक के रूप में आता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिक को बनाने के लिए, यौगिकों को बनाने के लिए हमें क्या, लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं सभी परमाणु। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब एक कथन गलत होगा, बाकी सही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करूँ मैं, हाँ ये सभी ऑप्शन दिख गए आपको। देखिए पहला है यह तिब्बत में उद्भूत होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता देता हूँ। यह ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंग डूंग हिमानी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिणी पूर्व में और तिब्बत में इसे सोंगपो, अरुणाचल में इसे दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को 3 नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे सांगपो, तो इसका मतलब तिब्बत से तो है ही, है ना। जब तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सांगपो, तो मतलब तिब्बत से तो निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसका अधिकांशतः मार्ग भारत के बाहर स्थित है। तो ये भी सही है क्योंकि ये हिमानी ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश, असम में ब्रह्मपुत्र कहती हैं। और इसकी बता दो लंबाई 2900 है। और ये नदी कहाँ कहाँ से होकर जाती है इसको बता देता हूँ मैं। टोटल लंबाई इस नदी की है 2900 किलोमीटर, इसी से अंदाज़ा लगा लेना। और भारत में ये मात्र है 916 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितनी है 2900 किलोमीटर, भारत में 916। तो अधिकांश से तो बाहर से जा रही है, ये भारत से है और 2900 टोटल है तो भारत से तो बाहर ही है ज़्यादातर। तो बी ऑप्शन भी सही है इसका। अगला देखो सी, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिबांग कहते हैं। और मैंने अभी बताया था अरुणाचल प्रदेश में दियांग तो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं की जाती। ठीक है, इसे दिबांग नहीं दिहांग होता है। यहाँ पर इसने गलत लिख रखा है, इस वजह से ऑप्शन सी आएगा अपना, कि ऑप्शन सी गलत लिख रखा है। यहाँ पर क्या आएगा, दिहांग होता ना तो सही होता, इसने दिबांग लिख रखा है, इस वजह से ऑप्शन सी अपना आएगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। तो ये सही है बात। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोकगीत और नृत्य को वर्ष 2011 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि में शामिल किया गया था। तो 2011 में जो मानव मूर्त सांस्कृतिक विरासत है ये कहाँ हुआ था, यूनेस्को प्रतिनिधि। ठीक है ना, यूनेस्को में हुआ था। तो कौन सा ऐसा वो नृत्य है, लोकगीत नृत्य है जिसको शामिल किया गया। पहला है कालबेलिया, चरी, गेर या भवई, बताओ। तो बता दो आपको कालबेलिया को, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कोयले का जलना, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोयले का जलना अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन, अपघटन, दोहरे विस्थापन और विस्थापन। तो कोयले का जलना होता है संयोजन। कोयले का जलना कौन सी क्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। क्यों, संयोजन होता है क्या है ये बता दूँ। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक का मतलब होता है जो हम डाल रहे हैं, जैसे कि
दो चीज़ डालते हैं, ठीक है, किसी मशीन में, जैसे आम और सेव डाल देते हैं मशीन में, तो वो एक साथ दोनों का जूस निकाल के देगी। तो जो जूस निकला है वो तो है उत्पाद, और जो आम और हम जो संतरे डाले हैं वो है अभिकारक, ठीक है, वो अभिकारक, जो डाल रहे हैं वो अभिकारक। तो ये क्या कहता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो आम और सेव डाला हमने, अलग अलग चीज़ डाली, जूस एक ही मिला दोनों का मिक्सर, ठीक है। तो ये वो बात कह रहा है कि एक उत्पाद निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो दो चीज़ों का जोड़, ठीक है, दो चीज़ डालेंगे तो एक बनना, ठीक है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितने करोड़ की राशि आवंटन की गई? तो 2020-21 की बात है, तो याद रखना, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन का ये प्रीवियस ईयर के 2021 के क्वेश्चन से पेपर के, ठीक है। तो उस समय 2020-21 का पूछेगा, लेकिन अब 22-23 चल रहा है ना, तो अब 22 का पूछेगा ये, ठीक है। तो याद रखना, तो 22-21 का पूछ सकता है, लेकिन अब 22 का पूछेगा, 21 का पूछेगा। तो 21 के समय 20-21 का पूछा, तो 23 के समय 22-23 का पूछेगा ही। फिर भी आपको याद रखना है 20-21 में कितने करोड़ की वो स्वच्छ भारत के लिए राशि आवंटित की गई थी। तो ये याद रखना 2021 में 12,300 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और मैंने ये बता दिया। एसएससी का एमटीएस का रिजल्ट और न्यू कैलेंडर ज़रूर देख लेना, क्योंकि एस्पिरेंट्स जितने भी हैं वो कैलेंडर के बेस पे चलना कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, किसका फॉर्म फिल करना है। रिक करेक्शन का भी ये डालता है एसएससी ऑलरेडी, और रिज़ल्ट का भी डालता है। और जिसका एमटीएस का रिज़ल्ट नहीं निकला उसको मैं बता दिया, और लिंक मैं प्रोवाइड फिर भी करवा दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिनको एसएससी एमटीएस के लिए एसएससी एमटीएस के अगर जिनको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट वो पीडीएफ चाहिए शॉर्ट लिस्ट वालों की, तो वो टेलीग्राम लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर भी अगर नहीं ध्यान हो तो आप डालना एक क्लास और, ठीक है, ये एक क्लास और डालना, और बीच में स्पेस मत देना, ऐसे ही लिखना एक क्लास और। जैसे तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट के कैंडिडेट की वो पीडीएफ मिल जाएगी, और उसी के साथ जो न्यू कैलेंडर है उसकी भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करा दूंगा, और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैथ के और जीके के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही कोई भी वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड जानकारी, ठीक है। तो थैंक यू और जय हिंद।